Welcome to Parlo India. I am Manju. I am your maths mentor and I will be teaching you the chapter number 13 today. आप क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 13 जिसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी हम जो पढ़ने वाले हैं वो दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, मीन्स, वेरिएंस निकालना, ये सब चीजें पढ़ेंगे. और जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे रिवर्स प्रोबेबिलिटी वगैरह. ठीक है. तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर प्रोबेबिलिटी में क्लास 12th में. ठीक है. तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 के कुछ टॉपिक्स के साथ, विच इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, कंडीशनल इन द सेंस आपको कुछ कंडीशन गिवन है. ऑलरेडी आपको कुछ कंडीशन गिवन है. मान लो कंडीशन गिवन है, एक चीज आपको गिवन होगी, दूसरे की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी होगी. इट मींस आपके पास दो इवेंट्स होंगे. इवेंट्स क्या होते हैं? दैट आर द सबसेट्स ऑफ द सैंपल स्पेस. अगर हम एस सैंपल स्पेस ले रहे हैं, इसके जो सबसेट्स बनेंगे दैट आर कॉल्ड द इवेंट्स ऑफ अ सबस्पेस. अब नॉट सबस्पेस, सैंपल स्पेस. ओके. तो एस इज अ सैंपल स्पेस हियर एंड इट्स सबसेट्स आर डिनोटेड बाय इवेंट्स ऑफ दैट सैंपल स्पेस. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज गिवन है और आप किसी दूसरी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं. अगर आप इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इफ बी आपका कोई इवेंट है, ए आपका कोई इवेंट है, तो ए के होने के बाद बी की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं, रियल वैल्यू एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है. जैसे मान लो आपने दो डाइस को थ्रो किया 1 by 1. तो पहले डाइस पे क्या आया? 5 आया. और दूसरी डाइस पे कुछ भी आ सकता है 1 से लेके 6 तक. तो अब ए क्या ले लिया? पहली डाइस पे 5 आना. पहली डाइस पे 5 आने के बाद नेक्स्ट टाइम 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका मतलब ए तो ऑलरेडी हो चुका है, कुछ चीजें हो चुकी हैं और कुछ चीज अभी होनी है. तो जो चीजें जो हो चुकी हैं वो कंडीशंस हैं, जो हो चुकी हैं वो कंडीशंस हैं, या फिर वो गिवन है. आपको क्या है? गिवन है. इसका मतलब पहली डाइस पे आपका ऑलरेडी 5 आ चुका है और आप बात किसकी कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं नेक्स्ट में 6 आने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो दे आर डिपेंडेंट. एक के बाद दूसरे होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको क्या कहेंगे हम? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो पहला वाला हो चुका है, दूसरे वाले के, उस पहले वाले के होने के बाद, इसके 5 आने के बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल अकर? क्या प्रोबेबिलिटी होगी? पहले में अगर 5 आ चुका है तो क्या पॉसिबल केसेस बनेंगे? ये पॉसिबल केसेस बनेंगे. तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 by 36. दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी. अगर पहले वाले में 5 ऑलरेडी आ चुका है तो सेकंड वाले में 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 by 36 रहेगी, क्योंकि ओनली 1 केस है. अब अगर मैं ए की बात नहीं करती, ए वाली कंडीशन नहीं होती यहाँ पे. ए वाली कंडीशन इन द सेंस अगर आपको पहले से नहीं पता होता कि फर्स्ट वाले पे क्या नंबर आने वाला है, फर्स्ट वाले डाई पे क्या नंबर आने वाला है, तो टोटल 6 केसेस ऐसे बनते हैं जिसमें पीछे 6 आता. टोटल 6 केसेस ऐसे बनते हैं जिसमें कि पीछे 6 आता. तो इसका मतलब आपके पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी रहती है इस केस में वो रहती है 6 by 36. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले ए हुआ तो प्रोबेबिलिटी अलग थी, पहले ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी अलग थी, और ए के ना होने से भी प्रोबेबिलिटी में चेंज आया. तो ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है उससे डिफरेंट रहेगी. इतना तो यहाँ से इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है उससे थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि ए ऑलरेडी पहले हो चुका है, उसके बाद हम बी की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखोगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसी भी दो इवेंट्स के लिए डिफाइन कर सकते हो. तो अगर मान लिया प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ई की निकाल रहे हैं, is called the conditional probability of E given F, given that F is already occurred. मतलब F पहले से हो चुका है, उसके बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी? इसका सबसे पहले नोटेशन क्या है? दैट इज E given F. जो बार के बाद सिंबल आएगा दैट इज वो गिवन है, जो बार के बाद वाला सिंबल आएगा वो गिवन है आपको. तो आपको F ऑलरेडी अकर्ड गिवन है. क्वेश्चन में आपको जिस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या बोला हुआ है कि F इज ऑलरेडी अकर्ड. F क्या है? पहले से ही हो चुका है, और F के होने के बाद E की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. ठीक है. तो ये कैसे फाइंड की जाती है? सबसे पहले इसका सिंबल हमने समझा कि सिंबल कैसे होगा. जो चीज हो चुकी होगी वो बार के बाद आएगी, एंड जो चीज जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है वो बार से पहले आएगी. ठीक है. तो दिस इज E गिवन F. इसको कैसे पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज
इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आपको क्या करना है, ई गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय जो भी गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या फॉर्मूला है, अगर ई गिवन एफ की हम बात कर रहे हैं तो आप क्या करो, इंटरसेक्शन वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो एंड देन क्या कर दो, जो गिवन वाला पोर्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉन जीरो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जीरो हुआ तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी होगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको वेल डिफाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमने क्या लिया है, नॉन जीरो लिया है। इसका यहां से एक चीज और आप कंक्लूड कर सकते हो, दैट इज अगर हम ई गिवन एफ की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉन जीरो होना चाहिए, और अगर हम एफ गिवन ई की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से जो गिवन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर ई एंड एफ क्या है, दो सैंपल स्पेस की इवेंट्स हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको नॉन जीरो दे रखी है, एंड दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी के साथ दो इवेंट्स हैं। ठीक है, अब सैंपल स्पेस गिवन एफ और एफ गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा ये होता भी है कि नहीं होता। तो सैंपल स्पेस गिवन एफ, ठीक है, ये सिंबल है, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय गिवन वाले की प्रोबेबिलिटी। अब हमें पता है कि जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर एफ है, एफ कहाँ है, सैंपल स्पेस के अंदर, तो ये मान लिया सैंपल स्पेस इसके अंदर एफ है, तो इस केस में एस इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ। जब एक चीज दूसरी चीज का सबसेट है तो छोटा वाला ही इंटरसेक्शन बनता है, तो एस इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू एफ, तो एफ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हिच इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब एस गिवन एफ क्या आ गया, आपका 1 आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करें एफ गिवन एफ की, सिमिलरली एफ गिवन एफ की बात करें, दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अब इंटरसेक्शन एफ का एफ के साथ विल बी इक्वल्स टू एफ ओनली, तो दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। सो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहली वाली प्रॉपर्टी जो है वो समझ आ गई। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आपने ये वाला रिलेशन जो है जब हम 11th क्लास में सेट्स पढ़ते हैं, ये तब आपने किया होगा, दैट इज कि अगर आप A यूनियन B के नंबर ऑफ टर्म्स निकालना चाह रहे हैं, A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स है वो निकालना चाह रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, this will be equals to this one. Similarly, this concept will allows you the second definition of conditional probability, that is union की जो probability होगी is equals to probability of A, probability of B और probability of intersection माइनस करना है, ये चीज यहीं से आती है। इसके बाद बात करते हैं, अगर हम E कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो आपने ये सुना होगा कि probability of E plus probability of E कॉम्प्लीमेंट will be equals to 1। ये प्रोबेबिलिटी का एक रूल होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। तो सिमिलरली यहां से अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को निकालने की, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यू कैन फाइंड वन मोर रिलेशन फ्रॉम हियर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सो यू विल गेट टू रिलेशन फ्रॉम दिस वन सिंगल इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से दो आपको रिलेशन मिल गए, और इस वाली इक्वेशन का यूज करके यू विल गेट दिस रिलेशन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो कुछ याद रखने का तरीका ये हो जाएगा एक तरह से कि अगर आपको ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एंड अगर आपको गिवन करना है तो हर जगह गिवन हो जाएगा जहां जहां प्रोबेबिलिटी का सिंबल आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी। इसके बाद
कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इस चीज से रिलेटेड कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे यूज किया जाएगा। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि डायरेक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे यूज करें और उसे बाकी चीजों में कैसे अप्लाई करें। तो पहला दैट इज P ऑफ A आपको गिवन है 6/11, P ऑफ B गिवन है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, यहाँ पे यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, ठीक है, गिवन वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है, दिस इज नॉट कि यूनियन गिवन समथिंग, यूनियन की प्रोबेबिलिटी है ओनली, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है यूनियन की प्रोबेबिलिटी दैट इज 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट इज 6/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच इज 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। सो आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो इस टर्म को ले जाएंगे इस साइड और बाकी इस टर्म को ले आएंगे इस साइड। तो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 11/11 हो जाएगा ये, ठीक है, 11/11 जब आप ऐड करेंगे माइनस 7/11, तो दिस विल इक्वल्स टू 1 माइनस 7/11 विच इज इक्वल्स टू 11 माइनस 7/11 विच इज कितना हो जाएगा 4/11, ठीक है, 11 माइनस 7 इज 4, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4/11। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किए हैं वो 12th क्लास के कॉन्सेप्ट नहीं है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फॉर्मूला इन क्लास 11th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ के आते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। सो अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई कितनी, 4/11, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, दैट इज 4/11 इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट जब आप देखेंगे तो सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, A गिवन B निकालना है आपको, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन, probability of intersection divided by probability of given. अब probability of intersection will be 4/11 and probability of given will be probability of B which is 5/11. So this will be equals to 4/5. तो second one is also over. इसके बाद बात करते हैं third part की, that is B given A. This is also equals to probability of B given A, that is also equals to probability of intersection. यहाँ पे बस क्या चेंज आएगा, B गिवन A, B इंटरसेक्शन A हो जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, क्योंकि A इंटरसेक्शन B और क्या B इंटरसेक्शन A दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं या फिर ये वाली प्रोबेबिलिटी, दोनों सेम ही होंगी क्योंकि दोनों के दोनों सेट सेम है, ठीक है। तो दैट इज इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय गिवन इज A. So probability of intersection divided by probability of given and intersection will be equals to 4/11 and given is A. So probability of A will be equals to 6/11. So this will be equals to 4/6 which is 2/3. So the probability of third one will be equals to 2/3. तो similar cases पे आपने ऐसे NCERT में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी काफी हैं, 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट हैं। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करके फॉर्मूले से कैसे आप बाकी चीजें फाइंड कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिन क्वेश्चंस में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको कुछ दे रखी होगी, मान लो 1/2 गिवन है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे रखा होगा, आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे इस गिवन का फॉर्मूला पुट कर देंगे, दैट इज इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B विल बी इक्वल्स टू 1/2। ये आपको गिवन है तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते ही आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स अगर आपको गिवन दे रखा है और जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, गिवन A गिवन B की प्रोबेबिलिटी दे रखी है एंड जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इन दैट केस यू आर एबल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एज वेल। आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज कि दो तरह की डाइज हमने ली हैं, एक ब्लैक डाई और एक रेड डाई, ठीक है। दो तरह की डाई ली है, एक ब्लैक कलर की है और एक रेड कलर की है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किस चीज की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा सम होना चाहिए। और आपको ये बताया हुआ है कि जो ब्लैक डाई है उस पे 5 ऑलरेडी आ चुका है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। आपको बताया हुआ है कि जो ब्लैक डाई है उस पे आपका 5 आ चुका है, और इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम 9 से बड़ा होने की, ठीक है। तो क्योंकि हमें कुछ पता है इसके बारे में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, दैट इज कि अगर A गिवन B की बात कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन, ठीक है। तो अब यहाँ पे A एंड B को क्या लेंगे? जो चीज गिवन होती है वो बार के सिंबल के बाद में आती है, तो इसका मतलब B को हम क्या लेंगे? जो चीज गिवन है, जो चीज गिवन है उसे हम B लेंगे। दैट इज B इज इक्वल्स टू द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, रिजल्टेड इन 5। अगर ब्लैक डाई में 5 आया तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जो कन्वेंशन मैं यूज कर रही हूँ दैट इज कि यहाँ पे टपल्स होंगे। पहले रेड वाली डाइज में क्या आया, फिर ब्लैक वाली में, पहले रेड यूज कर रही हूँ, रेड में क्या आया, फिर सेकंड वाले में ब्लैक का प्लेस है। तो ब्लैक वाले में 5 आया है, वो क्या कह रहा है कि B क्या लिया है हमने? ब्लैक डाइज पे 5 आ चुका है। अब ब्लैक डाइज पे 5 आ चुका है तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे? दैट इज 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 and 6,5. These are all the possible cases which are in favor of B, जो कि B के फेवर में है। वो सारे पॉसिबल केसेस हमने लिख लिए। अब सिमिलरली बात करते हैं A की। तो A क्या है? जो चीज आपको, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, obtaining a sum greater than 9। तो A will be equals to obtaining a sum greater than 9। अब आपको एक चीज पता होगी कि जब आप दो डाइस को रोल करते हैं, तो मैक्सिमम जो सम होता है दैट इज 12। तो मैक्सिमम सम कितना आ सकता है? 12 ही आ सकता है, क्योंकि दोनों पे मैक्सिमम नंबर 6 ही आ सकता है, और उसका सम क्या होगा? 12 होगा। तो मैक्सिमम सम सिर्फ 12 आ सकता है। और क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रेटर देन 9। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी सम के लिए? 9 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब 10, 11 और 12, ये वाले केसेस पॉसिबल होंगे। जिनका सम 10, 11 या 12 आता है वो वाले फेवरेबल केसेस होंगे फॉर ए। अब ए के लिए फेवरेबल केसेस क्या होंगे? जिनका सम क्या है? 10 है। पहले 10 वाले की बात कर लेते हैं। अब 10 सम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं, 1 से तो मैं कर नहीं सकती। अगर एक चीज पे 1 आ गया तो 10 सम लाने के लिए दूसरी चीज पे 9 आना चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाई पे जो मैक्सिमम नंबर आता है दैट इज 6। इसका मतलब 1 वाला केस नहीं होगा, किसी में भी नहीं होगा। दोनों में से किसी भी डाई पे 1 नहीं आएगा अगर सम 10 चाहिए तो सेकंड 2 का आ सकता है क्या? तो 2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 2 में लिख रही हूं तो दूसरे वाले में 8 आना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली क्या 3 आ सकता है? तो 3 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 3 के साथ जो मैक्सिमम नंबर ऐड होगा दैट इज 6, और सम क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो वो 3 भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 4 पे चेक करना पड़ेगा। अब 4 को देखो, 4 में क्या ऐड करूं कि सम क्या आ जाए? 10 आ जाए। तो 4 के लिए आपको एक नंबर मिल जाएगा दैट इज 6। तो 4,6, और इसको रिवर्स भी कर सकती हूं मैं। पहले रेड पे अगर 4 आया है और दूसरे पे क्या है? ब्लैक पे 6 आया है, तो ये रिवर्स भी कर दूंगी तब भी तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये केस अलग बन जाएगा। ये केस डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे रेड वाले पे 6 आया है, ब्लैक वाले पे 4 आया है, और यहाँ पे रेड पे 4 आया है और ब्लैक पे 6 आया है। तो ये दोनों केसेस क्या है? डिफरेंस है। तो पहला केस मिल गया 10 के लिए। अब मूव करते हैं आगे। 4 में 6 ऐड किया तो 10 आ गया। अब 5 में क्या ऐड करें कि 10 आ जाए? दैट इज 5,5, ठीक है। इसके बाद 6 पे जब आप बढ़ोगे तो यही केस बनेगा, और 6 से बड़ा कोई नंबर होता नहीं है। तो 10 वाले पॉसिबल केसेस खत्म हो गए। इसके बाद बात करते हैं 11 वाले पॉसिबल केस की, ठीक है। तो 11 वाले के पॉसिबल केसेस क्या बनेंगे? अब 11 में आपको सम चाहिए 11, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था 4 से, तो 4 से स्टार्ट करने के बाद सम आपको 10 मिला था, तो इसका मतलब इससे तो बड़े से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो 11 चाहिए, ठीक है।
तो 5 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 से स्टार्ट किया तो 5 में क्या ऐड करें कि 11 है, दैट इज 6। तो दिस इज 5,6 और 6,5 भी दूसरा केस बन जाएगा। अब आगे मूव कर सकते हैं क्या, कि अगर मैं आगे मूव करोगे 5,6 हो गया, और आगे जब मूव करोगे पहले प्लेस पे 6 लिखोगे तो दूसरा वाला केस ये बन जाएगा। तो दोनों केसेस 11 के कवर हो गए। अब लास्ट जो केस बचा दैट इज 12 सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम 12 होना चाहिए। तो सम 12 के लिए ओनली वन पॉसिबिलिटीज है, दैट इज दोनों डाइस पे क्या आना चाहिए आपका 6 और 6 ही आना चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 6,6। तो ये जो है टोटल फेवरेबल केसेस बन गए फॉर ए के लिए फेवरेबल केसेस ये हैं, बी के लिए फेवरेबल केसेस ये हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, आपको फाइंड क्या करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी ऑलरेडी हो चुका है, यही फाइंड करना है कि पहले ब्लैक डाई में 5 आ चुका है, गिवन दैट ब्लैक डाई में 5 आ चुका है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इज सम जो है 9 से बड़ा हो। इसका मतलब आपको निकालना है ए गिवन बी। तो ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय गिवन। तो इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय गिवन, ठीक है। अब गिवन है आपका बी, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहीं पे लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू, कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, टोटल कितने केसेस बने हैं, 6 केसेस, टोटल 6 केसेस बने हैं, 3 ये वाले और 3 ये वाले। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, फेवरेबल इज 6 एंड टोटल इज 36, क्योंकि जब आप डाई रोल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितना बनता है, 6 into 6 which is 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू 6/36 एंड इंटरसेक्शन की बात अगर हम करें तो ये वाली चीज तो हमें मिल गई, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसका मतलब ऊपर वाली चीज भी निकालनी पड़ेगी। तो ऊपर वाली चीज के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जरा देखिए क्या क्या आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सम जो है 9 से बड़ा भी होना चाहिए, सम 9 से बड़ा भी होना चाहिए, प्लस जो पहली वाली डाइज है, जो सेकंड वाली डाइज है उस पे 5 भी होना चाहिए, सेकंड वाली डाइज पे 5 भी होना चाहिए और सम 9 से बड़ा भी होना चाहिए। तो यही दो पॉसिबल केसेस बनेंगे, ठीक है। आप इंटरसेक्शन करके भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे टोटल जो पॉसिबल केसेस आए दैट इज 2। तो इंटरसेक्शन के लिए जो फेवरेबल केसेस हैं दैट इज 2 एंड डिवाइडेड बाय टोटल विच इज इक्वल्स टू 2/36। तो आपके पास क्या आ गया, 6/36 उसके लिए आ गया, 6/36 किसके लिए आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या आया आपके पास, दैट इज 2/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना था हमें, which is equals to 2/36 divided by 6/36. This will be equals to 2/6, which is 1/3. So this will be the probability in case of part 1. तो part 1 के केस में probability क्या आ गई, ये आ गई। अब part 2 की बात करते हैं या B part की बात करते हैं। तो B part देखो जरा क्या कह रहा है, सबसे पहले कि find the conditional probability of obtaining a sum 8। सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और गिवन क्या है कि रेड डाई पे जो नंबर आया है वो लेस देन 4 है। गिवन ये है कि रेड डाई पे जो नंबर आया है वो लेस देन 4 है, तो इसका मतलब रेड डाई पे जो नंबर होगा दैट इज 1, 2 और 3। इसका मतलब अगर रेड डाइस पे 4 से छोटा नंबर आना है तो क्या नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। जो चीज गिवन होती है उसे बी लेते हैं, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, बी ए, बस ध्यान ये रखना कि निकालना जो है वो आप सही तरीके से लिखें, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए सिंबल यूज करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज सम इज 8। सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, सम इज 8। तो सम अगर 8 है, आपको क्या चाहिए, सम 8 चाहिए। तो 1 से स्टार्ट करोगे तो 7 सम 8 देता है, लेकिन 7 तो डाई पे आता ही नहीं, तो 1 वाला केस नहीं आएगा। अब 2 वाला केस देखते हैं, 2,6, 6,2। आगे बढ़ते हैं 3,5, 5,3, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ोगे दैट इज 4,4। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे 4 के बाद आगे बढ़ोगे 5 तो ये वाला केस मिलेगा, और 5 के बाद आगे बढ़ोगे 6 तो ये वाला केस मिलेगा। तो सबसे इजीएस्ट वे जो रहता है दैट इज जो भी आपको पर्टिकुलर केस मिल रहा है उसका रिवर्स साथ में ही ऐड करते जाओ, ठीक है। साथ में ही ऐड करते जाओगे तो आपके सारे पॉसिबल केसेस जल्दी बन जाएंगे, बजाय कि आप एक एक करके बनाओ,
ठीक है, तो हमारे पास टोटल फेवरेबल केसेस ये आ गए। अब बी की बात करते हैं। बी इज रेड डाई पे 4 से छोटा नंबर आया है, रेड डाई पे 4 से लेसर नंबर आया विच इज, अब रेड डाई के लिए हमने जो प्लेस रखा था दैट इज फर्स्ट प्लेस, ये रेड के लिए रखा था, ये ब्लैक के लिए रखा था, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या आया है, फर्स्ट प्लेस पे 4 से छोटा नंबर आया है, तो इसका मतलब या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, तो ये पॉसिबल केसेस हैं। जब 1 आएगा तो सेकंड वाले पे उसने कुछ नहीं बोला, सेकंड वाले पे कुछ भी आ सकता है, मतलब 1 से 6 तक, तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने बन गए 1 के केस में, टोटल ये बन गए, ठीक है। सिमिलरली 2 के लिए भी 6 ही बनेंगे, क्योंकि सेकंड वाले के लिए उसने कोई कंडीशन दी ही नहीं, उसने बोला कि जो पहली वाली डाइस है, रेड वाली जो डाइस है, उस पे आपका 2, उस पे नंबर लेस देन 4 आना चाहिए। सो ये जो है आपके पॉसिबल केसेस बन गए, ठीक है। तो दीज आर द पॉसिबल केसेस फॉर बी एंड दीज आर द पॉसिबल केसेस ऑफ ए। अब हमें बात करनी है किसकी, सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि आपको निकालना क्या है, दैट इज गिवन क्या है और आपको निकालनी किसकी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम 8 आने की, दैट इज ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और गिवन क्या है आपको, ऑलरेडी गिवन है कि रेड पे जो है नंबर लेस देन 4 आ चुका है, दैट इज बी, आपको ये चीज फाइंड करनी है। अब दिस विल बी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस विल बी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब दोनों का इंटरसेक्शन, इसका मतलब कि पहले जो रेड डाई है उस पे नंबर लेस देन 4 भी आए और सम 8 भी आना चाहिए, सम 8 भी आना चाहिए और नंबर लेस देन 4 भी आए, तो यहाँ देखो 2,6 और 3,5, यही टोटल पॉसिबल केसेस आएंगे इंटरसेक्शन में। नहीं तो आप वैसे भी देख के भी पता लगा सकते हो कि इंटरसेक्शन में कौन से कॉमन आएंगे। सम 8 भी होना चाहिए और पहला वाला नंबर 4 से छोटा भी होना चाहिए, तो ये और ये है, नॉट ये वाला 2,6 और 3,5, ये वाले टोटल पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 जो हो गए फेवरेबल केसेस हो गए फॉर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या आया, ठीक है, इंटरसेक्शन लिख लेते हैं, क्या आया आपका, इंटरसेक्शन में आया, इंटरसेक्शन में 2,6 और 3,5, क्योंकि पहला वाला नंबर छोटा होना चाहिए 4 से, तो ये इंटरसेक्शन आ गया। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन के फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2/36। और इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि हमें गिवन क्या निकालना है, बी वाला गिवन निकालना है, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, टोटल कितने केसेस आए हैं बी के केस में, दैट इज 18, यू विल गेट द 18 एलिमेंट्स इन द सेट बी, सो the probability of B will be equals to 18/36. Probability of B will be equals to 18/36. So the probability of B given A, probability of A given B will be equals to probability of intersection, which is 2/36, and probability of B, which is 18/36. So this will be equals to 2/18 and which is equals to 1/9. So जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई ए गिवन बी की, दैट इज 1/9, पहले केस में आई थी 1/3 एंड सेकंड केस में 1/9 आ गई। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी है लेकिन उतना ही इजी है, ठीक है, लेंथी थोड़ा है, कि एक इंस्ट्रक्टर है जिसके पास की एक क्वेश्चन बैंक है और वो क्या कह रहा है, जिसमें की 300 लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है वो, ट्रू एंड फॉल्स, उसके पास किस किस तरह के क्वेश्चन हैं, उसके पास ट्रू एंड फॉल्स भी है, ट्रू फॉल्स भी है, ठीक है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स में 300 क्वेश्चंस जो हैं इजी एंड डिफिकल्ट। किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स है एंड इजी और डिफिकल्ट टाइप भी है। अब ट्रू फॉल्स में कितने क्वेश्चंस इजी हैं, दैट इज 300, तो इसका मतलब यहाँ 300 आएगा। ट्रू फॉल्स में कितने क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, दैट इज 200, तो 200 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज। अब इसके बाद वो बात करता है एमसीक्यू की, कि 500 जो है इजी एमसीक्यू है, एमसीक्यू कितने हैं 500 इजी हैं, और उसके बाद वो क्या कहता है कि डिफिकल्ट एमसीक्यू कितने हैं 400 एमसीक्यू जो है डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 400। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इज इफ अ क्वेश्चन इज
selected at random, आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक से randomly चूज किया है, then what is the probability that it will be an easy question, क्या है वो easy क्वेश्चन हो लेकिन given क्या है कि वो क्वेश्चन MCQ हो। तो दो इवेंट्स यहाँ बनेंगे, दैट इज गिवन वाला और जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट इज कि वो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन चूजन क्वेश्चन विल बी इजी, एंड जो बी बनेगा दैट इज चूजन क्वेश्चन विल बी MCQ। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ए क्या ले लेंगे, चूजन क्वेश्चन विल बी MCQ, और बी क्या ले लेंगे, चूजन क्वेश्चन विल बी इज इजी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, उसी के हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे। हमें निकालना है कि इजी क्वेश्चन के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर वो पहले से ही MCQ क्वेश्चन है, गिवन दैट वो MCQ क्वेश्चन है। तो इसका मतलब यहाँ पे गिवन वाला क्या है, गिवन है ए। तो यहाँ पे अगर आप इसको बी यूज करेंगे तो भी कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे बी यूज कर लो, ए यूज कर लो। अगर हम पुराने वाले सिंबल्स के हिसाब से चलें तो यहाँ पे ए यूज कर लो, बी यूज कर लो, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो क्या कह रहा है कि वो ऑलरेडी MCQ है, आपको गिवन है कि वो MCQ है, इसका मतलब आपको ए गिवन है, आपको ए गिवन है। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि वो इजी क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, यही निकालना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इजी क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, कि आपको पहले से दे रखा है कि वो MCQ टाइप क्वेश्चन है, वो एक MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो उसके इजी क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दैट इज जो हमने लिखा है, दैट इज बी गिवन ए, ये निकालना है। अब हमें पता है बी गिवन ए विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, व्हिच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ MCQ क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो MCQ क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, यहाँ देखो टोटल MCQ क्वेश्चन कितने हैं, 900। टोटल MCQ क्वेश्चन कितने हैं, 900। या तो ये 500 में से होगा या फिर ये 200 में से होगा। तो MCQ क्वेश्चन अगर है तो इन्हीं दोनों में से कहीं ना कहीं से होगा। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने बन गए, टोटल फेवरेबल विल बी 900। टोटल फेवरेबल कितने बन गए, 900। लेकिन टोटल कितना है, 900 इसका है और 500 इसका है। तो टोटल इसका 500 है, इसका 900 है। ठीक है, तो टोटल है आपका 400। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल है आपका 1400, फेवरेबल क्या है MCQ के लिए, दैट इज 900। तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू कितने MCQ हैं, सबसे पहले फेवरेबल कितने MCQ हैं, 900 MCQ हैं, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं, दैट इज 1400। तो दिस इज 1400। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, कैंसिल करेंगे तो 9/14 आ गया। ठीक है, तो 9/14 क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है वो देख लो, कि MCQ होना चाहिए एंड इजी होना चाहिए, इंटरसेक्शन इन द सेंस एंड। तो आपका MCQ एंड इजी, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस कितने हैं, MCQ एंड इजी, MCQ होना चाहिए और इजी भी होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस कितने हैं, सिर्फ 500 क्वेश्चंस हैं ऐसे। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 500 अपॉन 1400, 500 अपॉन 1400। तो इसे अगर आप नहीं भी कैंसिल करेंगे तो ये बाद में अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, तो ये वाली चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका आया 900 डिवाइडेड बाय 1400। तो आप फॉर्मूले में पुट कर दें दोनों चीजें, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 500 अपॉन 1400, 500 upon 1400 divided by 900 upon 1400. So this will be equals to 1400 से 1400 cancel, this से this cancel, this will be equals to 5/9. So probability क्या आ गई, that is equals to 5/9. तो इससे इजीएस्ट क्वेश्चन, ये जो जितने भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं वो सबसे इजी होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो भी जितने भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हमने किए वो क्या थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, अब हमने गिवन वाली चीजें पढ़ ली
कि अगर गिवन की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर हम बात कर रहे हैं ए गिवन बी की, तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, दैट इज इंटरसेक्शन की निकालो और जो गिवन है उससे डिवाइड कर दो, इंटरसेक्शन की निकालो और जो गिवन है उससे डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला कहता है। इसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव रूल। मल्टीप्लिकेटिव रूल इसका मतलब अगर मैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रही हूँ, इसी फॉर्मूले को देखो जरा, यहाँ पे ई एंड एफ यूज किया है तो हम ई एंड एफ के लिए भी निकाल लेते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो यहां से मैं इंटरसेक्शन की अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं दैट विल बी इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू ई गिवन एफ और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका पी एफ। क्या होगा, ये पी एफ क्या चला जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इट मींस इंटरसेक्शन विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन वाली प्रोबेबिलिटी एंड द पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसके बाद यही चीज यहाँ पे दे रखी है, यही चीज कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होगी एफ वाले के लिए निकाला है हमने, एफ वाले के लिए, तो ये वाला। अब ये वाला केस कैसे आएगा, जब आप गिवन वाले का फॉर्मूला लिखेंगे, जब आप गिवन ई वाले का फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे गिवन ई का फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका मतलब एफ गिवन ई का फॉर्मूला लिख लेंगे, तो दैट इज इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय गिवन। तो यहां से भी मैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ, एक पिछले वाले फॉर्मूले से निकाली जिसमें कि एफ गिवन था और यहां से निकाली जिसमें कि ई गिवन है, तो जैसे ये चीज यहाँ पे जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू दिस वन, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन, तो दिस विल बी इक्वल्स टू अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के दो फॉर्मूले मिल गए, दैट इज कि जो चीज गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, इसका मतलब जो चीज गिवन है उससे अगर जो चीज गिवन है उसकी गिवन प्रोबेबिलिटी से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उस गिवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी को, देन यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। सिमिलरली फॉर अदर वन, ठीक है, दोनों केसेस के लिए होल्ड करता है। अगर आप ई को गिवन लेते हैं तब भी होल्ड करेगा, अगर एफ को गिवन लेते हैं तब भी होल्ड करेगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, विच इज कि अगर एक से ज्यादा इवेंट हो तो, नॉट वन, टू से ज्यादा इवेंट्स हो तो, टू वाला केस तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज अगर टू से ज्यादा इवेंट्स हो, इसका मतलब तीन इवेंट्स अगर हो, तो तीन इवेंट्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज कि अगर आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे भी क्या हुआ है, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी, फिर आगे मूव करो, फिर आगे वाले पे मूव करो और उस आगे वाले के साथ पीछे वाला गिवन में आएगा। पहले फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फिर आगे वाले पे मूव किया, इसका मतलब एफ पे आप आ गए और एफ पे आने के बाद पीछे वाला गिवन में चला जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही चीज होगी, पहले फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फिर नेक्स्ट वाले पे मूव करो, दैट इज एफ पे मूव कर दिया लेकिन पीछे वाला गिवन में आएगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। ठीक है, अब आगे मूव करो, दैट इज जी पे मूव कर रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी तो आ गया लेकिन गिवन में क्या आएगा, जो उसके पीछे रह गया, दैट इज इंटरसेक्शन। सो दिस वन। तो यहाँ पे एक चीज का और ध्यान देना कि यहाँ पे इंटरसेक्शन एंड ये वाला जो सिंबल है, ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, जस्ट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ दीज टू सिंबल्स, कि इंटरसेक्शन और ये दो प्रोडक्ट होता है दैट इज सेम, इंटरसेक्शन एंड प्रोडक्ट क्या होता है, सेम रहता है, और ये सिंबल्स ए ई एंड एफ के लिए होता है, ये सिंबल किसके लिए होता है, ई एंड एफ के लिए, और ये सिंबल भी ई एंड एफ के लिए ही यूज किया जाता है। तो अगर कहीं भी ई डॉट एफ दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या रहेगा, दोनों का इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वन। तो अगर 3 के लिए प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव रूल की बात की गई है तो दिस तरह का रहेगा, और अगर 2 के लिए बात करी है तो इस तरह का रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद इवेंट्स के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा कि इवेंट्स किस किस तरह के होते हैं, ये शायद आपने 11th क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, ये सब आप पढ़ के आते हैं। ठीक है, लेकिन अब टाइप्स ऑफ इवेंट्स को हमने किसके बेसिस पे कैटेगराइज किया कि अगर एक के होने से दूसरे को कोई फर्क ना पड़े। अभी हमने क्या पढ़ा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे अगर मैं इवेंट्स को कैटेगराइज करूं तो वो इस तरह से कैटेगराइज किया जाएगा। इसका मतलब मेरे पास 2 इवेंट्स है, एक है ई एक है एफ, और अगर ई के होने से एफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहने का मतलब ये है कि एफ मेरे पास एक इवेंट है, ठीक है, और एफ गिवन ई, ठीक है, मतलब ई के होने के बाद एफ की प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, ई के होने के बाद एफ की प्रोबेबिलिटी, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और प्रोबेबिलिटी ई के होने के बाद एफ की वो सेम रहे। इसका मतलब ई के होने से और ना होने से एफ को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट मतलब दोनों अलग अलग हैं, किसी के होने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है एग्जैक्ट डेफिनेशन। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट, किसी भी एक इवेंट का अकरेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ अदर, किसी दूसरे के होने से कोई पहले वाले को फर्क ना पड़े, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर मैथमेटिकली बात करें तो इसको किस तरह से लिखेंगे कि एफ गिवन ई विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर ये चीज नॉन जीरो है, क्योंकि इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, अगर ए बी से इंडिपेंडेंट है तो बी तो ए से इंडिपेंडेंट हो गई, सेम ही बातें हैं। तो इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होना चाहिए इंडिपेंडेंट होने के लिए। इंडिपेंडेंट होने के लिए यही तो होना चाहिए कि दोनों में किसी को भी दूसरे के होने से फर्क ना पड़े, तभी इंडिपेंडेंट का हो गया दोनों को। तो टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ दीज टू आर होल्ड्स, ये दोनों कंडीशन क्या करें, होल्ड करें। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई वाला नॉन जीरो हो। गिवन ई है ना, तो जो चीज गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो रहनी चाहिए। तो ऐसे ही ई गिवन एफ में एफ गिवन है तो एफ की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हो गई वो कि आप कैसे डिफाइन करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स को। अब इसके बाद बात करें, हमने मल्टीप्लिकेटिव रूल में क्या पढ़ा, पीछे जो स्लाइड गई है उसमें हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, और उसमें हमने क्या पढ़ा, दैट इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन विल बी इक्वल्स टू पहले वाले की प्रोबेबिलिटी और फिर दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी, लेकिन गिवन में ए आ जाएगा, यही पढ़ा। अब मैं बात कर रही हूं कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। अब हम बात कर रहे हैं कि दो इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, दूसरे के पहले के होने से दूसरे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ए के होने से बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करूं तो यहाँ पे ये जो बी गिवन ए है ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में, क्योंकि ए के होने से बी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या होता है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट होती हैं। और ये जो है सबसे सिंपलेस्ट वे है कि आप कैसे चेक करें कि टू इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो अगर कोई भी दो इवेंट्स आपको दिए हुए हैं और आपको चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दैट इज इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और ये प्रोडक्ट निकालेंगे, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एंड ये प्रोडक्ट निकालेंगे। इफ दीज टू आर इक्वल देन वी विल से दैट दीज टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि ये जो गिवन वाली प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू उसी की प्रोबेबिलिटी, एफ गिवन ई विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये सारा था इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। ठीक है, तो दूसरा कैटेगराइजेशन हम पढ़ेंगे दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो आपने पहले 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये इवेंट्स ना होके सेट्स पढ़ा होगा, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, आपने ये पढ़ा होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स क्या होते हैं, जिनमें एक दूसरे में कुछ कॉमन नहीं होता, इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या हो उनका, एम्प्टी हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स क्या होते हैं, दैट हैज एम्प्टी इंटरसेक्शन, दोज हैव इट इज एम्प्टी इंटरसेक्शन विल बी द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी वही होंगे जिनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होंगे, अगर उनके पास इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन आउटकम ना हो, इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या रहे, एम्प्टी रहे। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन की, वो क्या रहे, जीरो रहे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होंगे, जिनमें इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होगा, दैट इज इंटरसेक्शन विल बी एम्प्टी सेट। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या रहे, जीरो रहे, दैट आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स हैं वो। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हम कर लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। कुछ प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हम करेंगे, दैट इज कि अगर दो इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट हैं,
दो इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी जो है दो इवेंट्स हमने ले लिए जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इस ई का कॉम्प्लीमेंट अगर यहाँ पे हम इस सिंबल्स के हिसाब से चलें तो मान लिया ई एंड एफ क्या है, ई एंड एफ क्या है, दो ऐसे इवेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट देन ई का कॉम्प्लीमेंट एंड एफ इज इंडिपेंडेंट, ई का कॉम्प्लीमेंट एंड एफ इज इंडिपेंडेंट, और E and F complement is independent. This dash denotes the complement of F. ये dash का मतलब क्या है, F का complement. So E dash और F independent होंगे, E and F dash independent होगा और E dash and F dash भी independent होगा। अब इनके independent होने का मतलब क्या है, इनके independent होने का मतलब क्या है, अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो, अगर हम मैथमेटिकली बात कर रहे हैं तो इनके इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है, अगर मैं बात कर रही हूँ कि ई डैश एंड एफ इंडिपेंडेंट है, अगर हम बात कर रहे हैं कि ई डैश एंड एफ इंडिपेंडेंट है, इट मींस कि ई डैश एंड एफ के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इट मींस कि ई डैश एंड एफ के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का प्रोडक्ट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अब मैथमेटिकली यही मतलब था कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। तो सिमिलरली अगर मैं ई डैश एंड एफ को इंडिपेंडेंट कह रही हूँ, इट मींस ई डैश एंड एफ का जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ई डैश एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो सिमिलरली ये जो नोट है आपका दैट इज कि इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन ई डैश एंड एफ ई एंड एफ डैश और इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े इन सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बॉक्स है, ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए उसमें से 3 रैंडमली ऑरेंजेस उठाए जाते हैं। एक ऑरेंजेस का बॉक्स है जिसमें से इंस्पेक्शन के लिए आप कोई भी 3 रैंडम ऑरेंजेस जो है उसमें से लेते हैं, उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब डालते नहीं है, वापस नहीं डालते हैं उन्हें। ठीक है, अब इफ ऑल 3 आर गुड, अगर वो तीनों के तीनों अच्छे होते हैं, अगर वो तीनों के तीनों अच्छे होते हैं तो उस बॉक्स को अप्रूव कर दिया जाता है, उस बॉक्स को अप्रूव कर दिया जाता है किसके लिए, सेल के लिए। और अगर वो अच्छे नहीं होते, उन तीनों में से एक भी खराब होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब क्या कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, बॉक्स में कितने ऑरेंज है, 15 ऑरेंज है, जिसमें से कि 12 सही है, 15 ऑरेंजेस हैं टोटल, ये टोटल है आपका, और ये कितने अच्छे हैं, वो वाले हैं, गुड वाले हैं। ठीक है, 12 जो है गुड ऑरेंजेस हैं। तो अब आपको क्या बोला है कि which 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वन, जिनमें से कि 3 क्या है, खराब हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो बॉक्स है वो सेल के लिए अप्रूव हो गया। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से ध्यान से समझ लेते हैं। एक बॉक्स है जिसमें कि 15 ऑरेंजेस हैं और 3 खराब हैं, 15 ऑरेंजेस हैं टोटल, जिसमें से कि 3 बैड वाले हैं और 12 गुड वाले हैं, और उसको अप्रूव कब किया जाएगा, सेल के लिए, जब मैं उसमें से कोई भी 3 ऑरेंजेस उठाऊं और तीनों के तीनों क्या आए, सही वाले आए, गुड वाले आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या, उस केस में वो अप्रूव कर दिया जाएगा। अब मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब सबसे पहले टोटल केसेस कितने बनेंगे, टोटल केसेस मतलब आप 15 में से 3 ऑरेंजेस कितने पॉसिबल केसेस में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 15 में से टोटल आपको 3 ऑरेंजेस सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए जो टोटल पॉसिबल केसेस बनेंगे वो बनेंगे 15C3, ये आप 11th में पढ़ के आते हैं, कॉम्बिनेशन से बनेंगे। ठीक है, तो टोटल केसेस कितने बन गए, 15C3 बन गए। अब इसके बाद गुड वाले कितने केसेस बनेंगे, टोटल केसेस फॉर गुड वन, कि अगर मैं 3 जो ऑरेंजेस सेलेक्ट कर रही हूँ वो तीनों के तीनों क्या, कौन से हो, गुड वाले ऑरेंजेस हो। तो ऐसा कब होगा, जब मैं ये जो 12 ऑरेंजेस हैं इन्हीं में से सेलेक्ट करूं। ऐसा कब होगा कि तीनों के तीनों अच्छे वाले ऑरेंजेस सेलेक्ट हो। ऐसा कब होगा, जब जो ऑरेंजेस सेलेक्ट हो वो सिर्फ इन 12 में से हो, क्योंकि अगर एक भी इन तीनों में से हुआ, क्योंकि ये 3 खराब है, और अगर एक भी तीनों में से मैंने लिया, इसका मतलब वो अप्रूव नहीं हो पाएगा सेल के लिए, तो मुझे तीनों के तीनों किस में से लेने पड़ेंगे, इन 12 के अंदर से ही लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो टोटल पॉसिबल केसेस बनेंगे दैट इज 12C3। तो ये टोटल पॉसिबल फेवरेबल केसेस बन गए। तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू फेवरेबल डिवाइडेड बाय
टोटल। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, आपको पता होगा कि NCR विल बी इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। तो सिमिलरली आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं और उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं और उनका क्वेश्चन कर देना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे हमने कहीं भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज नहीं किया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इवेंट्स के बारे में जो हमने पढ़ा था वो भी अभी तक कहीं भी यूज नहीं हुआ। ये जो चीजें थी वो नॉर्मल बेसिक्स थी प्रोबेबिलिटी का, जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, ठीक है, बाय ए एंड बी। दो लोग हैं ए एंड बी और दोनों इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे उसने ये जो वर्ड यूज किया है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए के होने से बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बी के होने से ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला जो केस है वो इससे सिग्निफाई होगा। जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला केस है वो आप कहां से देखेंगे, इस वर्ड से देखेंगे। सो ये इंडिपेंडेंटली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि दो यहाँ पे दो ए एंड बी दो लोग हैं जो कि सॉल्व करना चाह रहे हैं प्रॉब्लम को। तो क्या कहता है कि इंडिपेंडेंटली अगर वो सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को तो प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, दैट इज 1/2 एंड 1/3। अगर वो सॉल्व कर पाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, दैट इज 1/2 एंड 1/3। अगर वो दोनों एक साथ ट्राई कर रहे हैं, देन प्रॉब्लम जो है इंडिपेंडेंटली सॉल्व की जा रही है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर वो दोनों अलग अलग एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझते हैं कि दो लोग हैं ए एंड बी और दोनों इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। और पहले वाले के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/2 एंड दूसरे वाले के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/3। अब फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है इसका मतलब दोनों में से किसी एक ने तो सॉल्व की है, दोनों में से किसी एक ने अगर सॉल्व किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। अगर दोनों में से किसी ने भी नहीं की तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक ने भी सॉल्व कर दी, दोनों में से किसी एक ने भी, इसका मतलब क्या है कि ए ने नहीं की, बी ने सॉल्व कर दी, फिर उसके बाद ए ने सॉल्व कर दी, बी ने नहीं की, बी का कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस कि बी ने नहीं की, तो फिर इसके बाद ए और दोनों ने कर दी, दोनों ने सॉल्व कर दी, तो दैट इज ए एंड बी। अब इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले हमने ये जो इवेंट्स हैं इनको नाम नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे जो लोग सॉल्व कर रहे हैं उनका नाम भी ए एंड बी है, तो यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट इक्वल्स टू प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और एफ क्या ले लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी से सॉल्व हो गई है, प्रॉब्लम जो है बी से सॉल्व हो गई है। अब इसका करने का दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, दैट इज, एक तो आप ये कर सकते हो कि ई ने नहीं की, ई नहीं हुआ एफ हो गया, और एक बार ई हो गया एफ नहीं हुआ, और एक बार दोनों हो गए, क्योंकि एक को तो होना ही पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो एक को तो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ये तीन पॉसिबल केसेस बने, इन तीनों पॉसिबल केसेस में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इससे तो आप निकाल ही सकते हो डेफिनेटली, लेकिन इससे ज्यादा सिंपल वे क्या रहता है, दैट इज कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी, ई एंड एफ ये ले लिया आपने, अब निकालना है प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रॉब्लम इज सॉल्व की, तो दिस विल बी इक्वल्स टू इसका कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व।
अब यहाँ पे एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इसका मतलब दोनों में से किसी ने भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो कौन सा केस बना इसमें? सिर्फ ई बार एंड एफ बार। तो जो पॉसिबल केस बना दैट इज ई बार एंड एफ बार। सो दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार एंड एफ बार इज इंटरसेक्शन। तो अगर मैं प्रोडक्ट भी लिख रही हूँ इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन ही है। अब दूसरी चीज कि अब ये चीज कैसे निकाली जाए, इतना तो समझ आ गया, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वन, यहां तक तो समझ आ गया। अब इसके बाद इसको कैसे फाइंड करें? तो अभी तक हमने क्या यूज किया है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने ये जो वर्ड है इंडिपेंडेंटली, इसको कहीं भी यूज नहीं किया। अब हमें क्वेश्चन में वो इवेंट्स क्या गिवन है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनका मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट बनेगा। ये हमने लास्ट नोट में किया है, ठीक है, कि अगर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट देन देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट। अब कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी होगी क्या? पहले तो वो निकाल लेते हैं। दैट इज कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। ये कितना दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी 1/2, तो दिस विल बी 1 माइनस 1/2 और ये क्या आ जाएगा? 1/2 ये आ जाएगा। और दिस इज 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3, ठीक है। तो एक क्या आ गया? 1/2, एक क्या आ गया? 2/3 आ गया। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। अब हमें पता है क्योंकि ई बार एंड एफ बार क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि ई एंड एफ क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है। एज यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, इसके बाद क्या लिखेंगे? एज ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं अगर ये दोनों, then E bar and F bar is also independent. अगर ये इंडिपेंडेंट है इसका मतलब probability of intersection of these two, probability of intersection of E bar and F bar, this will be equals to probability of E bar और probability of F bar. This is product, ठीक है, and probability of E bar is again 1/2 and probability of F bar will be 2/3. तो this will be equals to 1/3, ठीक है। 1/3 ये आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। तो this will be equals to 1 minus 1/3. This is equals to 2/3. तो ये आपने निकाल दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में जरा सा डिफरेंस है, ठीक है, सिर्फ जरा सा डिफरेंस है। यहाँ क्या कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसका मतलब दोनों में से एक ने सॉल्व किया है या दोनों ने सॉल्व किया होगा। तो इसमें जो केसेस बने थे, इसमें जो हमने केसेस बनाए थे वो कौन कौन से आए थे? इसमें 3 केसेस आए थे। ई ने सॉल्व किया, ए ने सॉल्व किया, बी ने नहीं किया, फिर ए ने नहीं किया, एफ ने किया और दोनों ने किया। इसमें 3 केसेस आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दैट इज कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली एक ने ही सॉल्व किया, सिर्फ एक ने ही सॉल्व किया। तो सिर्फ एक ने ही सॉल्व किया तो इसके लिए ये वाला केस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली एक ने सॉल्व किया तो पहले वाले में और इसमें डिफरेंस क्या रहा कि इसमें सिर्फ ये वाले दोनों केसेस ही कंसिडर किए जाएंगे। तो सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकंड पार्ट क्या है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम solves the problem. One of them solves the problem. That will be equals to probability of E bar intersection with F. This is plus, not plus, क्योंकि different cases है। प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अलग अलग केसेस है, ठीक है, कि E bar एक बार E जो पहला वाला था A उसने नहीं किया बट F ने कर दिया, प्लस में दूसरा वाला केस विच इज E ने तो कर दिया, मतलब A ने सॉल्व कर दिया बट B ने नहीं किया। तो these two are the possible cases for second part. अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार हमें पता है कि अगर E एंड F इंडिपेंडेंट होते हैं तो E बार एंड F भी इंडिपेंडेंट होता है एंड E एंड F बार भी इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन सो इज E बार एंड F एंड E एंड F बार, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है। और हमने
हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, 1/2 है, और ई बार भी 1/2 है, दिस इज 1/2, और ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/3 था, तो 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच इज अगेन 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार इज 2/3, तो जब आप इसे ऐड करेंगे दैट इज 3/6 विच इज 1/2, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि कैसे दोनों क्वेश्चंस, दोनों पार्ट अलग हैं, तो ध्यान देना है इन सब चीजों पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चीज पे है, एक क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक हॉस्टल है जिसमें कि 2 तरह के न्यूज़पेपर रीड किए जाते हैं, ठीक है, हिंदी न्यूज़पेपर्स और इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब हिंदी न्यूज़पेपर रीड करने वाले बच्चे कितने हैं, 60% स्टूडेंट्स जो है हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 40% इंग्लिश रीड करते हैं, और 20% ऐसे हैं जो दोनों ही रीड करते हैं, ठीक है, दोनों ही रीड करते हैं। इसका मतलब अगर मैं बात करूं एच वाले की प्रोबेबिलिटी की, दैट इज 60/100, 60% इन द सेंस 60 लोग रीड करते हैं 100 में से, तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू, अगर एच में क्या ले रही हूँ, एच एक इवेंट ऐसा ले लेते हैं जो कि वो बच्चे जो कि हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, एच इज अ इवेंट, एच इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट व्हिच रीड्स द हिंदी न्यूज़पेपर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एच विल बी इक्वल्स टू 60% व्हिच इज 60/100। अब सिमिलरली अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की, जो भी एच और इसने हिंदी एंड इंग्लिश के लिए यूज किया है तो वही कॉरेस्पॉन्डिंग सिंगल्स हम यूज कर रहे हैं, दैट इज एच एंड ई, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल्स टू, वो क्या कहता है कि 40% जो है इंग्लिश रीड करते हैं। अब इंटरसेक्शन की भी इसने दे दी, एच एंड ई का इंटरसेक्शन भी इसने दे दिया, दैट इज 20%। अब इसके बाद यहां तक इन 3 लाइनों से हमें ये समझ आया। अब इसके बाद समझते हैं क्या कह रहा है वो, कि अगर एक बच्चे को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है हॉस्टल में से आप एक बच्चा सेलेक्ट कर रहे हैं विच इज रैंडमली सेलेक्टेड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी, ना तो वो हिंदी का रीड करती है और ना वो इंग्लिश का रीड करती है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले देखो क्या निकालना है आपको, नाइदर हिंदी, इसका मतलब एच का भी बार, ठीक है, नॉर इंग्लिश, और ई का भी बार, एच का भी बार और ई का भी बार, ना वो हिंदी पढ़ रही है ना इंग्लिश पढ़ रही है, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार इंटरसेक्शन विद ई बार। अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है 11th क्लासेस में सेट्स का, तो सेट्स का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं यहाँ पे कि एच इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, H कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जैसे ही कॉम्प्लीमेंट अंदर आता है यूनियन को इंटरसेक्शन चेंज कर देता है, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वन। तो ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया कि हमें फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड करना है, ठीक है। अब इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E का कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, दैट इज जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन की फॉर्म से बात करें दैट इज नॉर एच नॉर ई, ना तो एच ना ही ई, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, हमने एक चीज पढ़ी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये चीज पढ़ी, तो ये चीज यहाँ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वन। अब एच यूनियन ई की प्रोबेबिलिटी है क्या हमारे पास, तभी तो ये आंसर निकलेगा। अब H यूनियन E की प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, नॉट प्लस, दिस इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमें ये पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, ये क्वेश्चन में तीनों की तीनों चीजें हमें दे रखी हैं, ये 60% था, ठीक है, ये 40% था और ये क्या था 20% था, so this will be equals to, जब आप इसे ऐड करेंगे this is 100 minus 20 is 80, so this will be equals to 80/100, so आपके पास क्या आ गया, यूनियन की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 80/100। अब जैसे ही 80/100 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, यू विल गेट नाइदर और नॉर एच, नाइदर ई नॉर एच, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 80/h विच इज 20/100, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, ना तो वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े ना वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े। इसके बाद बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की, दैट इज कि वो शी रीड्स, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर।
तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर वो पहले से ही हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रही है, ठीक है, पहले से ही हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो अब इंग्लिश वाला रीड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना इस चीज को, कि पहले से ही वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है, हिंदी का न्यूज़पेपर वो पहले से ही पढ़ती है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, हिंदी वो पहले से ही रीड करती है, इसका मतलब गिवन के बाद वाले सिंबल में क्या आएगा? एच आएगा। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इंग्लिश वाले की पढ़ने की। तो हमें निकालना है E गिवन H, दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन। अब इंटरसेक्शन तो हमें पता है कितना है, इंटरसेक्शन तो क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 20%, दिस इज 20, और हिंदी वाला भी हमें पता है कितने 60% लोग, तो कैंसिल जब आप करोगे दिस विल बी इक्वल्स टू 20/60 विच इज 1/3। तो इसका मतलब कि अगर हम E गिवन H की बात कर रहे हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/3। तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी सेम यही क्वेश्चन है, बी पार्ट सेम, जैसा बी पार्ट है वैसा ही आपका सी पार्ट है। बी पार्ट सी पार्ट क्या कहता है कि इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर वो पहले से ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है तो अब उसके हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब यहाँ पे गिवन क्या है? यहाँ पे इंग्लिश वाला गिवन है, यहाँ पे देख लेते हैं गिवन क्या है। यहाँ पे आपको इंग्लिश वाला गिवन है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है हिंदी वाले को पढ़ने की, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? दैट इज इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब इंटरसेक्शन भी हमें दे रखा है और ई भी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी दे रखा है, तो सेम बेसिस पे ये क्वेश्चन है। इसका बी पार्ट एंड सी पार्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा इंटरचेंज ऑफ सिंबल्स कह सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा अगर ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। प्रोबेबिलिटी में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसका, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन, आपने फंक्शंस पढ़े होंगे किसी दो सेट्स, डोमेन और रेंज तक आपने फंक्शंस पढ़े होंगे, जिसका कुछ डोमेन होता है और उसका कुछ कोडोमेन होता है, ठीक है। तो आपने ये सब पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो ये किस तरह का फंक्शन है? रैंडम वेरिएबल क्या है? एक रियल वैल्यू फंक्शन है। रैंडम वेरिएबल क्या है? एक रियल वैल्यू फंक्शन है। इसका मतलब जो रैंडम वेरिएबल है उसको कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है यूजुअली, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल किस तरह का फंक्शन है? रियल वैल्यू है। इसका मतलब जो उसकी रेंज होगी वो रियल नंबर्स में होगी, इतना तो पता चल गया, ठीक है, कि एक फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड है एंड whose डोमेन इज द सैंपल स्पेस, जिसका डोमेन क्या है? सैंपल स्पेस है, और रेंज क्या है? रियल नंबर से। सो ए रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। सैंपल स्पेस से कहां तक होगा? रियल नंबर्स तक होगा, दैट इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अब रैंडम वेरिएबल किस तरह का होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है, वो कह रहा है एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है जो कि सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को रियल नंबर से जोड़ता है। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लिया x क्या ले लिया? नंबर ऑफ हेड्स। x क्या ले लिया? नंबर ऑफ हेड्स ले लिया। अब नंबर ऑफ हेड्स को आपने x ले लिया, ठीक है। अब सैंपल स्पेस हमने क्या लिया है? जब हम दो पॉइंट को टॉस करते हैं तो उस केसेस में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो आपका सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस क्या है? टू कॉइन्स को जब आप थ्रो करते हैं तो जो भी पॉसिबल केसेस हैं दैट इज सैंपल स्पेस, दैट इज HH, HT, TH और TT। अब हेड क्या? अब x क्या है? x क्या कहता है कि नंबर ऑफ हेड्स काउंट करता है। x क्या करता है? नंबर ऑफ हेड्स काउंट करता है। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा, x की जो भी वैल्यू आएंगी वो एक नंबर होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ हेड काउंट कर रहा है। तो इसका मतलब रेंज तो रियल नंबर हो गई, यहाँ पे रेंज तो रियल नंबर हो गई। अब हर एलिमेंट पे वैल्यू भी देना चाहिए, सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट पे वैल्यू भी देना चाहिए, तभी हम कहेंगे ना कि सैंपल स्पेस से रियल नंबर्स तक एक फंक्शन है। अब x ऑफ HH, इसका मतलब दो हेड हैं। कितने हेड हैं? दो हेड हैं। तो x ऑफ HH विल बी इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ हेड्स काउंट करने, और x ऑफ HT विल बी इक्वल्स टू 1, x ऑफ TH विल बी इक्वल्स टू 1 and x of TT will be equals to 0, because in TT
देयर इज नो हेड, तो अगर कोई हेड नहीं है तो नंबर ऑफ हेड्स विल बी इक्वल्स टू 0। तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को, हर एलिमेंट को एक रियल नंबर पे लेके जा रहा है, सो दिस इज अ फंक्शन। और इस तरह का कुछ होता है रैंडम वेरिएबल, ऐसे फंक्शंस होते हैं, इस तरह के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्स मेरा कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स मैंने लिया है रैंडम वेरिएबल, कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल लिया है, तो ये कुछ वैल्यूज लेगा, मान लिया इसमें x1 x2 और xn तक कुछ वैल्यूज ली, ठीक है। और उन पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटीज दे रखे हैं आपको, उन पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटीज दे रखे हैं, दैट इज x1 पे p1 है, x2 पे p2 है एंड xn पे क्या है, pn है। अब इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप कब कहोगे, इस टेबल को आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब कहोगे, अगर ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम है, अगर ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम है वो क्या है, 1 आए, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 आए और कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 ना हो, कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 ना हो, इसका मतलब हर प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी प्रोबेबिलिटीज जो होती हैं वो नॉन नेगेटिव तो होती हैं, और अगर आप 0 वाली कंडीशन और हटा देते हो तो वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव वाली कंडीशन बन जाती है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो 0 होती है, और अगर वो कह रहा है कि 0 नहीं होनी चाहिए तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाली कंडीशन बन गई। तो इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे, अगर पीआईज जो है हर आई के लिए पॉजिटिव हो, प्लस हर आई अगर मैं पूरा सम निकाल दूं वो क्या है, 1 आई। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, दैट इज आपको टेबल गिवन होगी, आपको चेक करना होगा वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि हर किसी की वैल्यू 0 से बड़ी है या नहीं है, ठीक है, 0 भी नहीं होनी चाहिए, इवन हर किसी की वैल्यू 0 से पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, और टोटल सम क्या होना चाहिए, दैट इज 1। टोटल सम अगर 1 नहीं आ रहा है तो उस केस में भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और अगर एक भी नेगेटिव है या एक भी 0 है तो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। किसके लिए है, एक रैंडम वेरिएबल के लिए जिसकी वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी गिवन थी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया, तो मीन एंड वेरिएंस पढ़ रहे हैं हम। मीन एंड वेरिएंस क्या है, इसको बेसिकली जो मीन को डिनोट किया जाता है कैपिटल ई ऑफ एक्स, इसका मतलब मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, किसका, एक्स का, कैपिटल एक्स जो कि रैंडम वेरिएबल है उसका मीन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई ब्रैकेट में एक्स लिखते हैं, तो दिस इज अ मीन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या करना है, इन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है पूरा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको हर एलिमेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से, एंड देन ऐड कर देना, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू द मीन ऑफ गिवन रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का जो मीन होगा दैट इज दिस वन। अब इसके बाद बात करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस विल बी इक्वल्स टू, अब ये मीन वाला फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है, दैट इज अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो नॉर्मल कंडीशंस है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है किसका, रैंडम वेरिएबल एक्स का, तो मीन क्या होगा, दैट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ये ई एक्स क्या है, ई एक्स क्या है, ये मीन था, तो मीन का होल स्क्वायर करना है और ई की पावर एक्स, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, हर एलिमेंट का स्क्वायर करना है, उसे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, हर एलिमेंट का स्क्वायर करना है और उसको कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर। और सिमिलरली अगर आप ई एक्स की निकालना चाह रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई एक्स और उसका होल स्क्वायर कर देना। तो इस तरह से आप मीन एंड वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं इसी चीज के ऊपर, मीन एंड वेरिएंस के ऊपर, और जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं अभी तक उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको निकाला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के लिए, अगर नंबर ऑफ हेड्स जो है, नंबर ऑफ हेड्स के लिए अगर 2 बार सिक्का उछाला जा रहा है, नंबर ऑफ हेड्स के लिए अगर 2 बार सिक्का उछाला जा रहा है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसके लिए, नंबर ऑफ टेल्स के लिए, अगर 3 बार सिक्के को आप उछाल रहे हैं, 3 टॉसेस ऑफ कॉइन, 3 बार उछाल रहे हैं। और लास्ट वाला क्या है कि अगर आप 4 बार उछाल रहे हैं तो नंबर ऑफ हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर लाइंस पे हैं, जिसमें से हम सॉल्व करेंगे सी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे 4
आपको क्या बोला है, 4 बार सिक्का उछाला जा रहा है। तो जब तक बात होती है 2 बार या 3 बार सिक्का उछालने की, जब तक 2 या 3 बार सिक्का उछालने की बात होती है तो वहां पे पॉसिबल केसेस आप बना सकते हो, ठीक है। पॉसिबल केसेस क्या बनते हैं, ये वाले जो पॉसिबल केसेस हैं किसके लिए, अगर मैं 2 बार सिक्का उछाल रही हूँ, अगर आप 2 बार सिक्का उछाल रहे हैं तो इस तरह के पॉसिबल केसेस बनते हैं। और अगर आप 3 बार सिक्का उछाल रहे हैं, इसका मतलब आपको क्या करना है, 4 बार हेड लिखना है, 4 बार टेल लिखना है, ठीक है। फिर उसका आधा कर देना, पहले हमने 4 बार लिखा था, अब 2 बार लिखेंगे, हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, ठीक है। फिर उसके बाद 1 बार उसका आधा कर देना, 2 बार कर रहे थे तो अब 1 बार करेंगे, ठीक है। तो ये जो है पॉसिबल केसेस आ गए 3 के लिए। तो आप जब 2 बार टॉसेस की बात कर रहे हैं या 3 बार टॉसेस की बात कर रहे हैं तो केसेस बहुत इजी रहते हैं। केसेस क्या रहते हैं, इजी रहते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है। लेकिन अगर मैं 4 बार सिक्का उछालूं तो सैंपल स्पेस बनाना इज नॉट इजी, क्योंकि टोटल कितने केसेस बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 16 केसेस बनेंगे। तो ये केस बनाना इतना इजी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सी वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, दैट इज अगर 4 टॉसेस में आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स को। अब किस तरह से निकालना है, सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम किसका निकालते हैं, रैंडम वेरिएबल का। यहाँ बोल रहा है नंबर ऑफ हेड्स का, तो इसका मतलब मुझे जो रैंडम वेरिएबल लेना है वो क्या लेना है, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। सो एक्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स के इक्वल है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है और क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ हेड्स का निकालना है। और कब निकालना है, 4 बार अगर मैं सिक्का उछाल रही हूँ। तो अगर मैं 4 बार सिक्का उछाल रही हूँ तो एक्स ऐसे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस तरह की टेबल ही होती है ना, जिसमें कि ऊपर एक्स की वैल्यूज होती है, नीचे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज होती है। अब एक्स की वैल्यूज क्या है, नंबर ऑफ हेड्स कितने कितने हो सकते हैं, या तो 0 होंगे, नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, या तो 0 होंगे, या फिर 1 होंगे, या फिर 2 होंगे, या फिर 3 होंगे, या फिर 4 होंगे। और 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि आप 4 बार ही सिक्का उछाल रहे हैं। तो अगर 4 बार सिक्का उछाल रहे हैं तो 4 से ज्यादा बार तो कभी हेड आएगा ही नहीं, मैक्सिमम 4 बार ही आएगा। तो टोटल एक्स की पॉसिबल वैल्यूज इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स विच इज द रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब बात करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की पहले चीज निकाल लेते हैं, किस पे, 0 पे। प्रोबेबिलिटी किस पे, 0 पे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे मतलब नो हेड। क्या मतलब है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है, तो अगर वो नंबर ऑफ हेड 0 है इसका मतलब नो हेड। तो दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। नो हेड का मतलब क्या है, एक भी हेड नहीं है। तो हेड आने की यूजुअली प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दैट इज 2, एंड टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज 2, 1/2 1/2। अब आपके पास टोटल 4 प्लेसेस हैं, टोटल 4 प्लेसेस हैं, और इन चारों प्लेसेस पे ही आपका क्या है, हेड नहीं है। इन चारों प्लेसेस पे ही आपका हेड नहीं है। तो किस तरह का केस बनेगा ये, टेल 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 टेल, और इसके लिए प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, इसके लिए 1/2, इसके लिए 1/2, और इसके लिए भी 1/2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2 to the power 4, which is 1/16। So this will be the probability in case of when number of heads will be equals to 0. अब इसके बाद बात करते हैं probability for x is equals to 1. Probability for x is equals to 1. x is equals to 1 इसका मतलब number of heads कितने हैं, 1 है। Probability of 1 head, अब 1 हेड की हम बात कर रहे हैं, 1 हेड की बात कर रहे हैं। आपके पास टोटल 4 प्लेसेस हैं, एक जगह आपको हेड प्लेस करना है। आपके पास टोटल 4 प्लेसेस हैं, एक जगह आपको हेड प्लेस करना है। तो मैं यहाँ भी प्लेस कर सकती हूँ, यहाँ प्लेस कर सकती हूँ, यहाँ और यहाँ। तो टोटल कितनी केसेस बन गए, 4C1। 4 में से आपको एक जगह पे हेड रखना है। तो टोटल पॉसिबल केसेस इज 4C1, और हर पॉसिबल केस में एक हेड होगा। हर पॉसिबल केस में एक हेड होगा, तो एक बार हेड की प्रोबेबिलिटी और 3 बार टेल होगा और 3 बार टेल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल केसेस इज 4C1, एंड हर पॉसिबल केस की प्रोबेबिलिटी इज 1/2 into 1/2 की पावर 3। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको अगर हम सॉल्व करें, दिस इज 4C1, NC1 क्या होता है, n होता है। दिस विल बी इक्वल्स टू 4, और ये आपका आया था 1/16। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4। सो ये जो पूरी वैल्यू आ गई किसके इक्वल आ गई, ये वैल्यू आ गई 1/4 के इक्वल, ठीक है।
अब बात करते हैं दूसरे की, विच इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। अब 2 हेड्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब 4 प्लेसेस पे मुझे 2 हेड रखने हैं, तो उसके लिए टोटल पॉसिबल केसेस विल बी 4c2, और हर केस के लिए 2 हेड है 2 टेल है, तो इसका मतलब 2 बार हेड की प्रोबेबिलिटी और 2 बार टेल की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट केस पे मूव करते हैं, विच इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 3, दैट इज 3 हेड्स विच इज प्रोबेबिलिटी 4c3 की, और 3 बार हेड की और 1 बार टेल की। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड्स, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 4 मतलब 4 हेड्स, दिस विल बी इक्वल्स टू 4c4 एंड 1/2 की पावर। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटीज। आपको क्या करना है, ये प्रोबेबिलिटीज कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल में फिल कर देनी है। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 4c3 आपका 4 होता है और ये आपका 1 ही होता है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/16, दिस विल बी इक्वल्स टू 4/16। ठीक है, जो कि आपका 1/4 आएगा, और दिस विल बी, ये जो वैल्यू आती है ये आती है कि 6। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 6/16, जिसको आप 3/8 भी लिख सकते हैं। तो आप सॉल्व करके ये वैल्यूज निकाल के इस टेबल में पुट कर देंगे, देन यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल दिस, जिसमें x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 आपके पास बल्ब्स हैं जिसमें कि 6 डिफेक्टिव है। 30 टोटल बल्ब्स हैं जिसमें कि 6 जो है आपके डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, 6 जो है डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। अब क्या कहता है कि 4 जो है बल्ब्स उसने निकाले हैं रैंडमली विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चंस को, और जो भी वर्ड आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे अंडरलाइन कर लिया करो। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप जो भी बल्ब निकालेंगे उसके बाद वैसे ही बल्ब उसके अंदर फिर से डाल देंगे, विद रिप्लेसमेंट बोल रहा है वो। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालते हैं वही रैंडम वेरिएबल होता है, तो कैपिटल X विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, अब क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब्स, अब क्योंकि टोटल मैं 4 बल्ब निकाल रही हूँ, टोटल आप 4 बल्ब जो है निकाल रहे हैं, टोटल 4 बल्ब में कितने डिफेक्टिव है वो आपका x है, तो x किस तरह से टेबल बनेगी। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 4 में से कितने हो सकते हैं, हो सकता है 1 भी ना हो, सारे के सारे सही हो, और हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। 4 से ज्यादा तो डिफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि आपने 4 ही बल्ब निकाले, तो 4 को ही चेक करोगे। अब ये जो है टोटल पॉसिबल केसेस बन गए किसके, रैंडम वेरिएबल x के। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप एक चीज देखो यहाँ पे कि 30 बल्ब्स जो है टोटल है, जिसमें से कि 6 डिफेक्टिव हैं, तो एक बल्ब अगर मैं निकाल रही हूँ, अगर मैं एक बल्ब निकाल रही हूँ तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब ये क्या है, एक बल्ब जिसको अगर मैं निकालूं रैंडमली तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 6/30 या 1/5 कह सकते हैं, ठीक है। और नॉट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि 6 जो है डिफेक्टिव है और बाकी बचे हुए जो 24 होंगे वो नॉट डिफेक्टिव होंगे, तो इसका मतलब नॉट वाली होगी 24/36, 24/30। तो आपके पास क्या आ गया, ये 1/5 आ गया, ये आपका आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो 4/5 और 1/5 क्या आ गई, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आ गई डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव की। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी किसके लिए, x इज इक्वल्स टू 0 के लिए। x इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहले बात को समझो कि x क्या है, नंबर ऑफ, x क्या काउंट कर रहा है, x काउंट कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 0 है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 0 है। इसका मतलब सारे के सारे जो है बल्ब सही है, सारे के सारे जो बल्ब्स हैं वो सही बल्ब्स हैं, तो इसका मतलब पहले ये 4 प्लेसेस हैं टोटल मेरे पास और चारों के चारों बल्ब जो हैं सही हैं, इसका मतलब ये भी गुड है, ये भी गुड है, ये भी गुड है और ये भी गुड है, और हर गुड के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है 4/5, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 4/5 को क्या करोगे 4 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वन।
एंड 4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4, हमें पता है 4 की पावर 4 होता है 256 और इसकी पावर ये होता है 625, which is 25 into 25, तो 625 हो जाता है, which is 16 into 16 और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256. सो x is equals to 0 के लिए आ गया. अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, which is नंबर ऑफ डिफेक्टिव क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव क्या है 1 है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव 1 है. 4 प्लेसेस हैं टोटल आपके पास, टोटल कितने प्लेसेस हैं 4. एक जगह मुझे डिफेक्टिव रखना है, एक जगह आपको क्या रखना है डिफेक्टिव रखना है, तो मैं यहाँ भी रख सकती हूँ, यहाँ भी रख सकती हूँ. इसका मतलब चारों में से 4C1 चॉइसेस बनेंगी. टोटल कितनी चॉइसेस बनेंगी 4C1, 4 में से एक जगह डिफेक्टिव रखना है तो 4C1 टोटल चॉइसेस बनी. और हर केस के लिए क्या होगा, एक डिफेक्टिव और 3 जो है सही होंगे. हर केसेस के लिए एक जो है डिफेक्टिव होगा, बाकी 3 सही होंगे. इसका मतलब एक डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी थी 1/5 और बाकी 3 की थी ये वाली. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, आपको पता है NC1 क्या होता है, n होता है. NC1 क्या होता है आपका, n होता है. तो 4C1 क्या होगा 4 होगा. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 64. और आपको पता है नीचे क्यूब आएगा, यहाँ पे 5 है. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 64 into 4 अपॉन 5 की पावर 4. दिस इज अगेन इक्वल्स टू 256 अपॉन 625. दिस इज अगेन इक्वल्स टू दिस वन. अब ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, किस केस में प्रोबेबिलिटी आ गई, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी इन केस व्हेन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स विल बी इक्वल्स टू 1. नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 1 है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई. अब मूव करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, विच इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या हो, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स क्या हो 2 हो. नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स विल बी 2. तो अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 2 है, इसका मतलब 4 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस पे आपको डिफेक्टिव रखना है. 4 प्लेसेस में से 2 जगह आपको डिफेक्टिव रखना है. दिस विल बी इक्वल्स टू 4C2 और हर 2 जगह डिफेक्टिव आ रहा है, 2 जगह गुड आ रहा है. इसका मतलब हर केस के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी, दिस विल बी 1/5 का स्क्वायर एंड 4/5 का स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी रहेगी. तो दिस विल बी इक्वल्स टू, हमने ये पीछे भी किया कि 4C2 विल बी इक्वल्स टू 6, दिस विल बी इक्वल्स टू 6 into 16 अपॉन अगेन 5 की पावर 4 विच इज 625. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 96 अपॉन 625. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 96 अपॉन 625. इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ. प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 3 पे क्या रहेगी, 4 में से आपको 3 जगह डिफेक्टिव रखना है, तो अगेन वही 4C3 और 3 जगह डिफेक्टिव आ चुका है. इसका मतलब 1/5 की पावर 3 और 4/5 की पावर 1. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4C3 और 4C1, NC(n-1) और NC1 दो चीजें होती है, NC1 और NC(n-1), ये दोनों सेम होता है और ये दोनों n के इक्वल होते हैं. ठीक है, तो 4C3 4C1 के इक्वल होता है, 4C3 4C1 के इक्वल होता है. दिस विल बी इक्वल्स टू 4. तो देख कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आ गया 4 इंटू में 4. ठीक है, अपॉन 625. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 16 अपॉन 625. नेक्स्ट केस जो लास्ट केस रह गया विच इज ऑल आर डिफेक्टिव. कितने, सारे के सारे खराब हैं. तो सारे के सारे खराब हैं, तो 4 जगह थी, चारों जगह खराब हैं और चारों खराब हैं. इसका मतलब 1/5 की पावर 4. दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 625. तो ये जो है कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आ गई. आपको क्या करना है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का, इन कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को यहाँ पे फिल कर देना है. देन यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रैंडम वेरिएबल x एंड x इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब. सो ये आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब एक मीटिंग है. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीटिंग में 70% लोग जो हैं फेवर में हैं. ठीक है, और 30% लोग जो है किसी प्रपोजल को अपोज कर रहे हैं. किसी प्रपोजल के 70% फेवर में है और 30% क्या है अपोज कर रहे हैं. अब एक मेंबर है जो कि रैंडमली सिलेक्ट किया गया है, तो x इज इक्वल्स टू 0 होगा अगर वो अपोज करता है और x इज इक्वल्स टू 1 होगा अगर वो उसको फेवर करता है. तो x क्या है, रैंडम वेरिएबल जिसकी कि उसने बोला 2 वैल्यूज है 0 एंड 1. और 0 कब है, जब वो अपोज करता है, 1 कब है, जब वो फेवर करता है. अब 0 मतलब प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी निकालने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले निकलेगा फिर उसके बाद मीन एंड वेरिएंस निकलेगा. क्वेश्चन क्या कहता है कि मीन एंड वेरिएंस निकालो. दिस सिंबल इज फॉर वेरिएंस. ठीक है, तो आपको क्या कहता है क्वेश्चन की मीन एंड वेरिएंस निकालो. तो मीन एंड वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए
क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही तो हमने मीन डिफाइन किया था। तो सबसे पहले मीन सबसे पहले क्या करेंगे, इस रैंडम वेरिएबल का हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकालनी होगी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज देख लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0। अब वो कहता है कि x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि वो अपोज कर रहा है, मतलब जो आपने रैंडमली एक पर्सन सेलेक्ट किया है वो अपोज कर रहा है, और कहता है कि प्रोबेबिलिटी अपोज करने की 30% है। क्या कह रहा है कि 30% केसेस में वो अपोज करता है। इसका मतलब जो आदमी मैंने सेलेक्ट किया है वो अपोज करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 30% है, तो probability will be equals to 0.30. So probability in case of x is equals to 0 will be 0.30. Probability in case of x is equals to 1 will be equals to 0.70. ठीक है, क्योंकि x is equals to 1 मतलब वो फेवर कर रहा है, और फेवर करने के लिए उसने कितने केसेस बताए, 70%, so this will be equals to 0.70. अब आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब हम बात करेंगे मीन एंड वेरिएंस की। तो मीन एंड वेरिएंस की, ठीक है, तो मीन क्या कहता है, फॉर्मूला है मीन का कि आप एक्स आइज का पी आइज के साथ सम कर दो, एक्स आइज का पी आइज के साथ सम कर दो। कहां से, जितनी वैल्यूज है ओवर उतनी वैल्यूज सम कर दो, जितनी वैल्यूज है उतनी वैल्यूज के ऊपर आप सम कर दो। अब क्या हो क्या रहा है, x को मल्टीप्लाई करना है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से। इसका मतलब मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगी, दिस विल बी इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 0.30 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगी किससे, 0.70 से। सो जो वैल्यू आएगी 0 विल मल्टीप्लाइड विद 0.30 विल गेट 0, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.7, सो Ex विल बी इक्वल्स टू 0.7। सिमिलरली हमें वेरिएंस निकालना है, हमने मीन निकाल लिया, ठीक है, मीन तो आ गया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मीन क्या आया, 0.7 आया। अब सिमिलरली बात कर लेते हैं वेरिएंस कैसे निकलेगा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, विच इज, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये था फॉर्मूला किसका, वेरिएंस ऑफ एक्स का। तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए हमारे पास ये वाली चीज तो ऑलरेडी आ चुकी है, ये वाली चीज ऑलरेडी आ चुकी है विच इज 0.7। अब हमें ये चीज फाइंड करनी, ठीक है, तो हम ये चीज फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्टली मैं यहाँ टेबल से फाइंड कर ले रही हूँ। तो आप ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या करो, एक्स आइज का स्क्वायर कर दो, किन के ऊपर, जितने एलिमेंट्स हैं उन सबके ऊपर सम कर दो एक्स आइज का स्क्वायर का, और मल्टीप्लाई कर देना कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर इंटू 0.30 प्लस में 1 का स्क्वायर इंटू 0.7, ठीक है, एलिमेंट का उस वैल्यू का स्क्वायर करना है, नॉट प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर होगा इंटू 0.7, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.7 ओनली। तो आपके पास दोनों चीजें 0.7 ही आई हैं। अब इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, दैट इज वेरिएंस कैसे निकलेगा, ठीक है, वेरिएंस विल बी इक्वल्स टू मीन ई की पावर एक्स, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, हमने क्या निकाला, ये भी 0.7 है, ये 0.7 का स्क्वायर है, तो 0.7 यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये हुआ 1 माइनस 0.7, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.3, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.2। सो आप इस तरह से वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1, जिसमें हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो बेसिकली जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज हैं, आपकी 3 एक्सरसाइजेस हमने कवर किए हैं, ठीक है, 13.1, 13.2 एंड 13.4, ठीक है, तो ये तीनों एक्सरसाइज हमने कवर की हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होगा विल बी ऑफ बायस थ्योरम और रिवर्स प्रोबेबिलिटी। सो कुछ टॉपिक्स थे प्रोबेबिलिटी के जो आज हमने खत्म किए हैं। तो थैंक यू सो मच and stay tuned with Padlo India.